अदनान की इनसिक्योरिटी। अगली सुबह अदनान की आंख खुली तो उसे अपनी बाहों में एक नाजुक सा अक्स दिखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती। उसकी बीवी पूरे हक के साथ उसके सीने से लगी गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक नज़र घड़ी को देखा तो अभी सुबह के 7 बज रहे थे, पर क्योंकि यह सर्दियों का दिन था, वो भी शुरू के जनवरी का महीना, तो सूरज निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि बाहर अभी भी काफी कोहरा था। वो एकटक अपनी बाहों में लिपटी उस मल्लिका को देख रहा था जिसके बिना तो अब उसकी सांसें तक नहीं चलती। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद वो हल्का सा उसका माथा चूमकर उससे दूर हुआ और उसे वापस अच्छे से सुलाकर खुद वहां से निकल गया। वो पहले फ्रेश हुआ और फिर नीचे आया तो सब बड़े अभी भी वही थे और जरा परेशान लग रहे थे। उसे आता देख सहीर जी कहते हैं, अदनान अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, यहाँ आओ बैठो जरा, हमें कुछ बात करनी है। उनके कहने पर वो वही सोफे पर बैठ गया और नाजिया जी ने उसे चाय निकाल कर दी। सहीर जी कुछ सोचने के बाद कहते हैं, वो आज नाजिला रूहान के साथ आ रही है कुछ दिनों के लिए। अदनान जो अभी चाय का पहला घूंट पीने ही वाला था, उनके मुंह से रूहान नाम सुनकर उसके हाथ वही रुक गए और उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। यकीनन उसे ये पसंद नहीं आया था, उसके चेहरे पर नागवारी थी और यह बात सबने नोटिस की, पर उसने कुछ नहीं कहा। तो सहीर जी आगे कहते हैं, देखो अदनान तुम समझदार हो और तुम्हें पता है कि अभी हमने खानदान में किसी को भी तुम्हारे और मदीहा की शादी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए जितने दिन वो लोग यहाँ रहेंगे इतने दिन मदीहा तुमसे दूर रहेगी और वो सोफिया के कमरे में शिफ्ट होगी। उनकी बात सुनकर अदनान ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव आए, वो चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। जमाल जी, हाँ बेटा, वैसे भी बस कुछ दिन की बात है, जब तक वो यहाँ है तब तक ही हमें इस बात को छिपाकर रखना है, क्योंकि तुम्हें पता है उनकी आदत, अगर उन्हें पता चला तो इस अचानक ही हुई शादी का गलत मतलब निकालकर वो पूरे खानदान में रुसवाई कराएंगी। तो जब तक मदीहा का ग्रेजुएशन नहीं हो जाता तब तक किसी को ना पता चले, यही सही है, और फिर बाद में तो हम वलीमा रिसेप्शन करेंगे ही। ऐसे ही बारी बारी सबने उसे समझाया, पर उसने किसी को जवाब देना तो दूर, किसी को नजरें उठाकर देखा तक नहीं। और उसकी इसी खामोशी पर सहीर जी चिढ़ते हुए कहती है, कुछ कहोगे भी तुम या बस हम ही तुम्हें समझाते रहे। अदनान अपना खाली चाय का कप ग्लास टेबल पर रखते हुए कहता है, मुझे आप लोगों का कोई फैसला मंजूर नहीं है, वो मेरी बीवी है तो मेरे साथ ही रहेगी, कौन क्या सोचता है क्या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं किसी को जवाब दे हूँ। उसके जवाब पर सहीर जी इस बार जरा सख्त लहजे में कहते हैं, हमें पता है कि वो तुम्हारी बीवी है, पर हम सिर्फ चाहते हैं कि 2-3 दिन के लिए नाटक करना है। मसला क्या है? अदनान अपनी गहरी आवाज में, मसला क्या है यह आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, मेरी बीवी पर अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो मैं भूल जाऊंगा कि वो कौन है और किसका क्या लगता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग उन्हें अपने तरीके से समझा दे। इतना कहकर वो उठने लगता है कि सहीर जी गुस्से में कहते हैं, अदनान ये क्या तरीका है, रूहान उसे सिर्फ पसंद करता है और अभी उसे पता नहीं है कि मदीहा की शादी हो गई है। जब पता चल जाएगा तो उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, तब तक के लिए थोड़ा सब्र तो कर लो। वो वैसे भी तुम्हारी ही है और रूहान भी कोई एरा गेरा नहीं है, तुम्हारा कजन है। अदनान, पहली बात की मुझे मंजूर नहीं कि वो किसी के ख्वाबों में भी आए, तो उसकी ख्वाहिश रखना बहुत दूर की बात है। और यह बात आप अपने तरीके से रूहान को समझा दीजिएगा, वरना मैं समझाने पर आया तो आपको शायद तरीका पसंद ना आए। और दूसरी बात, मैं किसी चीज का सब्र नहीं कर सकता, मुझे जितना सब्र करना था मैंने कर लिया। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुन वहां से चला जाता है। सहीर जी, हाथ है इस लड़के की अपनी मनमानी के अलावा तो उसे कुछ सुना ही नहीं है जैसे। शिफा जी, अब तो बस यही अच्छा होगा कि रूहान मदीहा से दूर रहे और अदनान से भी। वैसे भी अदनान उसे बचपन से चिढ़ाता आ रहा है, कोई नया तमाशा ना हो जाए। जमाल जी, तमाशा तो होगा, भाभी नाजिला इस बार भी जरूर मदीहा का हाथ मांगेगी और हम तो सोच रहे हैं उन्हें सीधा सीधा सच ही बता दें। रुखसार जी, नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो जानते हो नाजिला की आदत, अगर उसे पता चला कि हमने मदीहा का निकाह इतनी जल्दी अदनान से करा दिया और वो भी बिना किसी को बताएं, तो वो जरूर 4 बातें लगाकर पूरे खानदान में उल्टी सीधी बातें फैलाएगी। और इस तरह से उसे बता भी नहीं सकते जब तक कि पार्टी में सब कुछ अनाउंस ना कर दे। तो अभी वो आ रही है, जैसा चले चलने दो।
उनकी बात सुनकर सभी हामी भरते हैं। इधर अदनान कमरे में वापस आता है तो मदीहा अभी भी सो रही थी। अब तक 8 बज चुके थे। वो उसके बलग में लेटकर उसे कुछ पल देखता है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर जगह जगह चूमने लगता है। यह उसकी बचपन से आदत थी, ऐसा कर कर जैसे वो उसे अपना हक जताता था। वहीं उसके ठंडे होंठ महसूस कर कर मदीहा बड़ी मुश्किल से आंख खोलती है और अलसाए आवाज में कहती है, क्या कर रहे हैं? गुदगुदी हो रही है, सोने दीजिए ना। अदनान उसके ऊपर हल्का सा झुककर कहता है, तुम मेरी हो और यह याद रखना, किसी और ने अगर तुम पर नजर डाली तो नजरें नोच लूंगा मैं। उसकी अभी तक हक नहीं था पर अब है मेरे पास, समझी। उसकी इस धमकी पर मदीहा की नींद जैसे गायब हो गई। उसे सुबह सुबह उसके मुंह से ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी और ऊपर से अदनान उससे इस तरह कभी बात नहीं करता था। वो अब बड़ी ई भी उसे हैरानी से देखा रही थी। तभी अदनान उसके ऊपर से उठते हुए कहता है, तुम नहा लो, आज रिजल्ट है ना, मैं चलूंगा साथ, सो बी क्विक एंड गेट रेडी, तब तक मुझे कुछ काम है। बस ये कहकर वो वहां से चला जाता है और मदीहा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर उसे आज अदनान बदला बदला सा जरूर लगा। 98 जलन की शुरुआत। अदनान की कार यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुकती है। वो पहले खुद उतरता है, फिर पहले मदीहा के लिए दरवाज़ा खोलता है, फिर सोफिया के लिए, और वो दोनों अंदर रिजल्ट देखने चली जाती हैं और वो वही कार से टेक लगाए खड़ा हो जाता है। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट जिन्हें उसने कोनियों तक बोल्ड कर रखा था, हल्के बिखरे बाल, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में वाइट स्नीकर्स, सादा से कपड़ों में भी वो इतना हसीन लग रहा था कि उसने सबका ध्यान अपने ऊपर कर लिया। क्या कमाल की शख्सियत थी उसकी। आती जाती लड़की, क्या आंटियां, अंकल, लड़के, बच्चे सब उसे ही देख रहे थे, पर वो बिना किसी को देखे अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। इधर मदीहा और सोफिया अंदर आए तो नोटिस बोर्ड पर ही रिजल्ट शीट लगी हुई थी। यास्मीन को कुछ काम था तो वो पहले ही रिजल्ट चेक कर कर घर जा चुकी थी और बहुत अच्छे नंबर भी आए थे उसके। नोटिस बोर्ड के पास ही मदीहा के कदम रुक गए तो सोफिया उसे खींचते हुए कहती है, क्या हुआ, चलो भी। मदीहा, तुम जाकर देख आओ ना मेरा रिजल्ट, मुझे डर लग रहा है। सोफिया, अरे कुछ नहीं होगा, इस दफा तो तुमने इम्तिहान के लिए कितनी मेहनत की थी, मुझे पता है तुम पास हो गई होगी, जाओ। मदीहा मासूम सा मुंह बनाते हुए, प्लीज ना देख आओ तुम मेरा भी रिजल्ट। उसके कहने पर सोफिया हार मानकर खुद रिजल्ट देखने चली जाती है और मदीहा बेचैनी से उसका इंतजार करने लगती है। पर जब कुछ देर बाद सोफिया वापस आती हैं तो उसके चेहरे पर काफी हैरानी थी। मदीहा, क्या हुआ, कहीं फेल तो नहीं हो गई मैं? मुझे यूनिवर्सिटी से तो नहीं निकालेंगे ना? सोफिया हैरानी से ही कहती है, तुमने टॉप किया है बेवकूफ लड़की, पूरी 92 CGPA बनी है तुम्हारी, मुझे 2% और यास्मीन से 4% ज्यादा परसेंटेज है तुम्हारी। मदीहा चौंकते हुए, क्या सच्ची? यास्मीन खुशी से उसे गले लगाते हुए, मुझची, चलो भाई को बताते हैं, बहुत खुश होंगे वो। इतना कहकर वो उससे दूर होती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगती हैं। वो लोग बाहर कार के पास पहुंचते हैं तो जानी पहचानी प्रेजेंस महसूस कर कर अदनान सिर उठाकर देखता है तो मदीहा और सोफिया उसे ही देख रहे थे और मदीहा के कुछ कहने से पहले ही सोफिया कहती है, भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार मदीहा ना सिर्फ पास हुई हैं बल्कि 92% आई है, इसकी मुझसे 2% ज्यादा। उसकी बात सुनकर अदनान, जो एक टक मदीहा को ही देख रहा था, वो आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा होता है और आहिस्ता से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहता है, आई हैव सो प्राउड ऑफ योर कपकेक, देखा कहाँ था ना, तुम कर लोगी। उसके इतने प्यार भरे स्पर्श पर मदीहा की आंखें शर्म से झुक जाती है और सोफिया जो उन दोनों को देख रही थी कहती है, वाओ डू क्यूट। उसकी आवाज सुनकर मदीहा जरा झेप जाती है पर अदनान अभी भी चिल था। अब भाई वो तो था ही बेशर्म। मदीहा की लैंग्वेज में, अदनान चलो अब वापस जाना है। उसके कहने पर वो दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठती हैं और उनकी कार निकल जाती है घर की तरफ। कुछ ही देर में उनकी कार घर के बाहर रुकती है तो मदीहा और सोफिया उतरकर अंदर जाने लगते हैं। अदनान भी उनके पीछे ही था पर उसका एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो वो खुद बाहर रुककर बात करने का कहकर उन दो को अंदर जाने का इशारा करता है और वो चले भी जाती हैं। करीब 20 मिनट बाद अदनान भी जब अंदर जाता है तो उसके कदम एंट्रेंस पर ही रुक जाते हैं जब उसकी नज़र हॉल में बैठे दो लोगों पर जाती है और उसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल सख्त हो जाता है।
अंदर सोफे पर एक औरत बैठी हुई थी। उम्र करीब 40 साल ये है नाजिला जी, सहीर जी के चाचा की बेटी, और उन्हीं के बगल में मदीहा बैठी हुई थी और वो उससे मुस्कुराते हुए कुछ बात कर रही थीं। और जो बात अदनान को खटकी थी वो ये थी कि मदीहा के बगल में बैठा था रूहान। दरअसल नाजिला जी ने ही मदीहा को उनके और रूहान के बगल में बैठाया था। रूहान नाजिला जी का एक रोता बेटा है। उम्र 22-23 साल होगी। दिखने में भी वो बड़ा क्यूट टाइप का लड़का था। बचपन से ही मदीहा को पसंद करता था और नाजिला जी भी चाहती थी कि मदीहा का निकाह रूहान से हो जाए ताकि उनकी पकड़ सिद्दीकी हवेली पर कुछ मजबूत हो। नाजिला जी मदीहा के सिर पर हाथ फेरते हुए, माशाल्लाह पिछली बार से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरफ लगती हो। मेरा बस चले तो तुम्हें अभी अपने साथ घर ले जाऊं, वो भी रिश्ता जोड़कर पूरे हक के साथ। उनकी बात सुनकर रूहान हल्का सा मुस्कुरा कर अपनी नजरें फेर लेता है, पर मदीहा को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। हाँ, बाकी सब उनका इशारा बखूबी समझ गए थे और अदनान तो दरवाजे पर खड़ा था। उसे तो उनकी बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि अभी मदीहा को लेकर चला जाए यहाँ से, पर वो किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करके उन लोगों के तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही उसे देखकर नाजिला जी खुश होते हुए कहती है, अरे अदनान, कैसे हो बेटा? अदनान का मन तो नहीं था उनसे बात करने का, अब भाई मन होगा भी कैसे? ये सामने बैठी औरत उसकी बीवी का रिश्ता लगाने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी वो किसी तरह अपनी तहजीब को याद कर कर बस उन्हें सलाम कर कर चुपचाप सहीर जी के बगल में बैठ जाता है। पर उसकी नज़रें अभी भी एक टक जानलेवा तरीके से रूहान को ही घूर रही थी, जो काफी देर से बस मदीहा को देखे जा रहा था। नाजिला जी मदीहा से, बेटा रूहान को जरा घर दिखा दो। उनकी बात सुनकर मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही अदनान अपनी सख्त आवाज में कहता है, रूहान ने घर पहले भी बहुत बार देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, 1000 दफा आया है वो यहाँ पर। उसकी बात सुनकर नाजिला जी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी बेटा, यहाँ बोर हो रहे होंगे बच्चे। अदनान समझ गया था कि वो अब मदीहा को यहाँ 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए खड़े होते हुए उससे कहता है, और तुम कॉफी बनाकर मेरे कमरे में लाओ फास्ट। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे देखती हैं। आज वो कुछ कुछ पहले वाला अदनान लग रहा था, पर उसे भी यहाँ बैठने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह भी उठकर जाने वाली होती है कि रूहान उसका हाथ पकड़कर अदनान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई कॉफी कोई और बना देगा ना, वो अभी अभी आए हैं, हम सब बातें कर रहे हैं। रूहान का ध्यान ये बोलते हुए अदनान पर नहीं था, पर अदनान जरूर अपनी जलती हुई आंखों से उसके हाथ को देख रहा था जिससे उसने मदीहा की कलाई पकड़ी हुई थी, और बाकी घर वाले मन ही मन रूहान की अनजाने में की गई इस बेवकूफ़ी पर उसे कोस रहे थे। सहीर जी अदनान के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, कहाँ हम सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। कहीं अदनान को गुस्सा ना आ जाए, फिर ना जाने ये लड़का क्या करेगा। अदनान गुस्से में आगे आकर मदीहा का हाथ पकड़कर उसे तेजी से अपनी तरफ खींचता है, जिससे रूहान की पकड़ अपने आप ही मदीहा की कलाई से छूट जाती है, और फिर मदीहा के नाजुक अक्स को अपने पीछे छिपाते हुए ठंडी आवाज में रूहान से कहता है, मुझे सिर्फ उसके हाथ की कॉफी पसंद है, इसलिए वो ही बनाएंगी और मेरे बाकी काम भी वो ही करती हैं। वो ये कहकर जैसे रूहान को बता रहा हो कि वो उसकी है, पर अफसोस रूहान शायद अभी यह समझ नहीं पाया था। नाजिला जी हल्का मुस्कुराते हुए, अरे पर बेटा, कल को जब ये किसी दूसरे के घर चली जाएगी तब क्या करोगे तुम? ससुराल से बुलाकर लगे उसे कॉफी बनाने के लिए। अदनान उन्हें देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसे कल के बारे में नहीं सोचता जो कभी आने वाला नहीं है। उसकी बात नाजिला जी को समझ तो नहीं आती, पर वह कुछ ज्यादा सोचती हूँ। उससे पहले ही नाजिया जी बात बदलते हुए मदीहा से कहती है, बेटा जाओ तुम अदनान के लिए कॉफी बना दो, उसे काम होगा ना। मदीहा भी उनकी बात सुनकर वहां से चली जाती है और अदनान भी रूहान को एक घूरकर वहां से चला जाता है अपने स्टडी की तरफ। घर वाले भी इतना तो समझ गए थे, जितना हो सके अदनान को रूहान से दूर ही रखना बेहतर है। कुछ देर बाद मदीहा कॉफी लेकर अदनान के स्टडी में जाती है तो वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था और उसकी पीठ मदीहा की तरफ थी।
मदीहा भी कॉफी कप को वही टेबल पर रखकर उसे आवाज लगाने वाली होती है कि उससे पहले ही वह पलटकर उसकी तरफ देखा है और लंबे लंबे कदम लेते हुए उसके पास आकर उसकी कलाई पड़कर वही स्टडी रूम से अटैचेड बाथरूम की तरफ ले जाता है और वो भी ना समझी से उसके पीछे खींची चली जाती है। अदनान उसे बाथरूम में लाकर वॉश बेसिन के पास खड़ा कर नल चालू कर उसके सीधे हाथ की कलाई धोने लगता है। यह वही हाथ था जो रूहान ने थोड़ी देर पहले पड़ा था। वो बस उसका हाथ धोए जा रहा था, पर इस बीच उसने मदीहा को हट भी नहीं किया। वो बहुत ध्यान से कर रहा था। मदीहा नासमझी में, क्या कर रहे हैं आप, हाथ क्यों धो रहे हैं मेरा? अदनान उसका कोई जवाब नहीं देता। वो अभी भी उसकी कलाई साफ कर यहाँ था जैसे उस पर कुछ बहुत गंदा लगा हो। 99 कफन पहना कर दफन कर दूंगा। अदनान मदीहा के हाथ को बड़े ध्यान से साफ कर रहा था और वो बस उसे नासमझी में देख रही थी। जब कुछ देर बाद वो उसका हाथ छोड़ता है तो मदीहा नासमझी में उसे घूरते हुए कहती है, यह क्या हरकत थी, पागलपन का दौरा आया था आपको? अदनान, मुझे पसंद नहीं किसी और की छुअन तुम पर समझी। और हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक ये जबरदस्ती के मेहमान घर पर हैं तब तक तुम कमरे के बाहर दुपट्टा सिर पर लेकर रहोगी और ज्यादा संवरने की जरूरत नहीं है। और वो रूहान उससे जितना हो सके दूर रहना समझी। मदीहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, और मेहमान है वो हमारे घर पर ऐसे नहीं कहते। और रही बात रूहान भाई की, तो मुझे कौन सा उनसे कोई काम है, मैं तो वैसे भी उनसे दूर रहती हूँ। एक तो वो मुझे देखते ऐसे हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, ऊपर से उनके बेफजूल के सवालात। अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए, तुम्हें उससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए और किसी के भी नहीं। मदीहा उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे कुछ क्लिक करता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो एकदम चौंकते हुए कहती है, 1 मिनट, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही ना? अदनान उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी झिझक के, हाँ हो रही है, दिल चाह रहा है उस रूहान के बच्चे को कफन पहनाकर दफन कर दूं। मदीहा तो उसकी बात सुनकर कुछ कहने की हालत में ही नहीं रही। उसे लगा नहीं था अदनान ऐसे ही मान जाएगा। मदीहा हंसते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, द ग्रेट अदनान सिद्दीकी जो सबकी लैमलाइट छीन लेते हैं, उन्हें भी किसी से जलन हो सकती है। वाह, इसे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपना चाहिए। अदनान, हो गया तुम्हारा। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह उससे दूर रहना समझी कपकेक, वरना तुम्हें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसकी जिंदगी जरूर जहनुम बना दूंगा। मदीहा उसके कंधों को पकड़कर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे वैसे भी उनसे कोई मतलब नहीं है और वो यहाँ कुछ दिनों के लिए है, तो प्लीज खुद को कंट्रोल कीजिए। अदनान झल्लाते हुए, नहीं होता मुझसे कंट्रोल, कोई देखता है तुम्हें तो लगता है आंखें नोच लूं। मदीहा हंसते हुए, आप तो बा छोटी ही लकुल रोमियो जैसी बातें कर रहे हैं। खैर, फिलहाल कॉफी पीजिए और खुद को शांत कीजिए, मुझे कुछ काम है, ओके? इतना कर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और अदनान भी कॉफी पीने लगता है। पर तभी उसकी नज़र मदीहा के फ़ोन पर जाती है जो वो गलती से छोड़ गई थी। ये देखकर वो फ़ोन लेकर उसे वापस देने जाने लगता है। मदीहा स्टडी से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में ही रूहान उसे रोकते हुए मुस्कुरा कर कहता है, कहाँ जा रही हो? मदीहा, अपने कमरे में, आपको कोई काम था क्या? रूहान, नहीं नहीं, वो मैं सोच रहा था थोड़ी देर ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। मदीहा, वो अभी कुछ काम है मुझे, बाद में सब साथ में बैठकर बात करेंगे, अभी तो सोफिया भी किचन में बिजी है और उम्मीद की कोचिंग क्लासेस गई है। इतना कहकर वो उसे एक नज़र मुस्कुराते हुए देखकर जाने लगती है। तभी रूहान उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर वो पहले ही पीछे हो जाती है और जरा सख्त आवाज में कहती है, आप प्लीज मुझे छुआ ना करें, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर रूहान 1 मिनट के लिए तो खामोश रहा जाता है, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम काफी बदली बदली सी लग रही हो इस बार। मदीहा, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे अब आपको अपने कमरे में जाना चाहिए, आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। रूहान, नहीं मैं थका नहीं हूँ, बस सोचा था तुमसे कुछ बातें करूंगा, पर वो अभी इतना ही कह पाया जा कि तभी अदनान वहां आते हुए सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, इतना सोचना अच्छा नहीं है इंसान के लिए।
उसे देखकर रूहान जरा सकपका जाता है। पता नहीं क्यों उसे हमेशा से अदनान से एक तरह का डर लगता था। वो उसे जैसे घूरता था, ऐसा लगता था कि आंखों से ही कत्ल कर देगा। रूहान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, भाई आप यहाँ? अदनान बिना किसी भाव के, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकता, या तुम चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ आऊं? रूहान, नहीं नहीं भाई, मैं तो बस कपकेक को। वो इतना ही कह पाया था कि अदनान अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, मदीहा नाम है उसका, वही बुलाओ उसे। कपकेक सिर्फ मैं बुलाता हूँ, समझे, ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल रूहान बचपन से देखता आ रहा था कि अदनान मदीहा को कपकेक बुलाया था, तो आज उसने भी बेख्याली में बुला दिया। रूहान कुछ और कहता उससे पहले ही अदनान सख्त लहजे में कहता है, जाओ अपने कमरे में तुम। उसके गुस्से को देखकर वो जल्दी से वहां से चला जाता है। अब भाई उसे मरना थोड़ी ना था। वहां उसे जाता देख अदनान गुस्से में चिढ़कर मदीहा से कहता है, देखा तुमने, अब ये तुम्हें कपकेक बुलाने पर भी उतर आया है। इसकी तो मैं जबान ही खींच लूं, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को कपकेक कहने की। मदीहा उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए, शांत हो जाए, मेहमान है हमारे। अदनान, घंटा मेहमान है, मैं बता रहा हूँ। अगर यह ऐसे ही तुम्हारे पास आया ना, तो इस घर में तो 2 पैरों से आया है, यहाँ से सीधा 4 कंधों पर जाएगा। उसके गुस्से को देखते हुए मदीहा एकदम से उसके गले लग जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी पीठ सहलाते हुए कहती हैं, शांत हो जाए, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तो नहीं कि ना देखे आप गुस्सा करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और मैंने तो उनसे कहा भी कि मुझे आइंदा छुए ना। अदनान उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, और ऐसा क्यों कहा तुमने? मदीहा, पता नहीं क्यों मुझे खुद नहीं पसंद आया उनका छूना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत इरादे से छुआ था, बस मुझे लगा जैसे ये गलत है, और फिर जब मेरे शौहर को नहीं पसंद कि मैं उनसे बात करूं तो मैं नहीं करूंगी। पर हाँ, वो हमारे मेहमान है, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ना। अदनान, और तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं टॉक्सिक हस्बैंड की तरफ बिहेव कर रहा हूँ? मदीहा उसके सीने से सिर निकालकर हल्का मुस्कुराते हुए, मैं समझती हूँ आपको, अब कोई आपसे चेप होने की कोशिश करेगा तो उसकी टांगे ना तोड़ दूँ मैं, तो आपको भी बुरा लगना जायज़ है। आप तो ऊपर से इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, इसलिए मुझे पता है आप भूल रहे हैं मैं रोमांटिक किताबें पढ़ती हूँ। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए, अरे वाह, दिमाग भी है तुम्हारे पास। मदीहा चिढ़कर, देखो आप ऐसे ही बात करते हो, मैं कितने अच्छे से बात कर रही थी, चंगेज खान कहीं के। अदनान हल्का सा झुककर उसका माथा चूमकर, क्या हो तुम कपकेक? बिल्कुल यूनिक, बोले तो एकदम एंटिक पीस, एकदम झक्कास। मदीहा, आप भी तो एकदम बवाल हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करना तो बनता है। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है। वो दोनों आंखों में मोहब्बत लिए एक दूसरे को देख रहे थे। फर्क इतना था कि एक ने इजहार कर दिया था और एक का अभी बाकी था। मदीहा अदनान को ही देख रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियां चढ़ती हुई नाजिला जी पर जाती है, और वो एकदम से अदनान को खुद से दूर करने के लिए धक्का मार देती है। अदनान संभाल नहीं पाता और 2-3 कदम पीछे हो जाता है, पर वो कुछ पूछता उससे पहले ही नाजिला जी वहां आ जाती है और वो सब समझ जाता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, बेटा कम था जो अब ये भी आ गई। नाजिला जी, अरे बेटा मदीहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, चलो नीचे, तुम सबके लिए तोहफे लाई हूँ, और अदनान तुम भी आओ बेटा। उनकी बात सुनकर मदीहा मुस्कुराते हुए उनके साथ जाने लगती है। अदनान जाना तो नहीं चाहता था, पर अब अपनी बीवी को उनके साथ अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे भी जाना पड़ता है। 100 कुछ बातें, सब लोग हॉल में बैठे थे और नाजिला जी सबको उनके तोहफे दे रही थी। तभी वो एक खूबसूरत सा लेमन कलर का सूट निकालकर मदीहा को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए, ये कलर रूहान को बहुत पसंद है, तुम पर अच्छा भी लगेगा। मदी हाँ, ये सुनकर सीधा अदनान की तरफ देखती है, जो जानलेवा नजरों से उस सूट को ही देख रहा था। तभी नाजिला जी अदनान को देखकर पूछती है, अच्छा लग रहा है ना बेटा? अदनान अपनी सख्त आवाज में, ये कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है और कपकेक पर अच्छा भी नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वही मदीहा बात संभालते हुए कहती है, बहुत प्यारा है फूफी, यह तो मजाक करते हैं। नाजिया जी, चलिए अब डिनर का वक्त हो रहा है, बातें बहुत हो गई है।
उनकी बात सुनकर सब डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर टेबल पर मदीहा अदनान की टेबल के पास जाकर बैठने वाली होती है, पर उससे पहले ही नाजिला जी उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा तुम यहाँ बैठो ना मेरे पास, वहाँ तो रोज ही बैठती हो, हम तो कितने दिनों बाद आए हैं ना, हमसे भी कुछ बातें करो। इतना कहकर वो उसे अपने और रूहान के बीच बैठा लेती हैं। इस बीच मदीहा की नज़रें सिर्फ अदनान पर थी। उसे पता था कि वो बस अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर वो फटा फिर तो यहाँ पर तमाशा ही होगा। अदनान का दिल तो चाह रहा था कि अभी मदीहा को ले और यहाँ से निकल जाए सीधा, पर अफसोस वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन अपनी चेयर पर बैठकर किसी तरह निवाला अपने हलक से नीचे उतार रहा था, क्योंकि यहाँ से उठकर गया तो पता नहीं क्या ही होगा। रुखसार जी, कल हम सबको सुबह ही निकलना है, कुरैशी साहब की बेटी का वलीमा है, उन्होंने बुलाया है, यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, तो कल सुबह ही निकल लेंगे। और नाजिला तुम भी अपना सामान सारा देख लेना। दरअसल सब लोगों को एक बहुत क्लोज रिलेटिव के यहाँ जाना था। नाजिला जी भी इसी फंक्शन के लिए यहाँ आई थीं और सारी फैमिली कल जाने वाली थी।